हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स शानदार जिक्सा। ये खूनी खानदान सीरीज़ की तीसरी कॉमिक्स है। इससे पहले की दो कॉमिक्स थी खूनी खानदान और अतीत। अगर वो कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, तभी ये कॉमिक्स क्लियर होगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स जिक्सा खूनी खानदान सीरीज़ की लास्ट कॉमिक्स जो खोलेगी कई रहस्य। जिक्सा सुपर कमांडो ध्रुव, एक ट्रेडिंग कार्ड मुफ्त। हमेशा से अपने भविष्य की खोज में व्यस्त रहता है, लेकिन अपने बीते हुए वक्त की तरफ मुड़कर नहीं देखता और ना अपने अतीत को ढूंढने पर मजबूर हो जाता है। वही समझ जो अपने अतीत को ढूंढने पर मजबूर हो जाता है वही समझ सकता है अपने भूतकाल की तलाश करना। और होता है अक्सर खास तौर से ऐसा इंसान जिसका अतीत होता है पर उसके बारे में ना तो कभी सुना होता है ना देखा, जैसे सुपर कमांडो ध्रुव। मैं जब से अपना अतीत ढूंढने निकला हूँ तब से तुम मेरे रास्ते में रोड़े अटका रहे हो जिक्सा। मैं तब तक अपने अतीत तक नहीं पहुँच पाऊँगा जब तक मैं ये पहेली न सुलझा लेता कि तुम कौन हो। यह रहस्य मेरे अलावा या तो मेरे कुछ चुनिंदा विश्वसनीय आदमी जानते हैं या फिर ऊपर वाला। और कुछ ही पलों में तुम भी ऊपर पहुंच जाओगे, फिर तुम खुद ही ऊपरवास जान लेना इस पहेली का हल कि कौन है जिक्सा। यह एक युद्ध है जिसका रण क्षेत्र था फ्रांस। कुछ पता चला बेरा जिक्सा ने रिसर्च सेंटर पर किस चीज़ के लिए हमला किया था, क्या ले गया था वहाँ से? कुछ पता नहीं चला ध्रुव। सिर्फ इतना पता है कि जिक्सा वहाँ से एक खास और गुप्त आविष्कार उड़ा ले गया है। उस आविष्कार से संबंधित सारे वैज्ञानिकों को मार डाला है, इसलिए अभी तक हम उसको कुछ खास जानकारियाँ नहीं मिल पाई हैं। वैसे दूसरे सूत्रों के जरिए जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, जानकारी मिल तो जाएगी पर उसमें कुछ वक्त लगेगा। मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। इतना तो मुझे पता चला है कि मेरा अतीत लियोन में है, पर ये जिक्सा बार बार मुझे वहाँ पहुँचने से रोक रहा है। जिक्सा का जरूर मेरे लियोन वाले पहुँचने से कुछ संबंध है, और ये संबंध जाने बगैर लियोन जाकर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। काकातुआ शायद ऐसा कुछ जानता हो जिससे तुमको मदद मिल सके। काकातुआ कुछ बोल नहीं पा रहा है बहरा। शायद अपने मालिक पर हुए हिंसक हमले के सदमे के कारण वह अपनी आवाज़ खो चुका है। पालतू पशु पक्षियों में ऐसा हो जाना एक सामान्य बात है। ये अभी भी हमें अपने लियोन पर यह अभी भी हमें अपने लियोन स्टेट तक ज़रूर पहुंचा सकता है। फिलहाल जिक्सा लियोन में नहीं है, यही यहीं पेरिस में है, पर कहाँ यह किसी को पता नहीं है। मैं पता ला लूँगा वेरा। जिक्सा एक बड़ा सबूत भी छोड़ गया, अपना ब्लिम्प और उसके उड़ने की दिशा से मुझे इतना तो पता चल गया है कि वह पेरिस के उत्तर पूर्व भाग में है, और इतने बड़े ब्लिम्प को वह आसानी से छिपा नहीं सकता। यह या तो हवा से निकाल कर छत पर छिपाएगा या फिर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, और अगर उसने इन दोनों में से एक भी काम किया तो मैं ऐसी गर्दन तक पहुंच जाऊंगा। जिक्सा को भी ध्रुव की क्षमताओं का एहसास हो रहा था। तो उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की सात्रे। तो ध्रुव को क्रशर के हाथों नहीं मरवा पाया, उल्टे ध्रुव ने उसको हराकर रिसर्च सेंटर तक पहुंचा दिया, और उसने तो लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। अगर फ्रांसवा वक्त पर वहाँ ना पहुँचता था तो मैं फांसी चढ़ने के रास्ते पर चल चुका था। हमने दुश्मन को बहुत कमज़ोर समझाया था जिक्सा। सोचा था कि चींटी की तरह मसल देंगे, पर यह तो डायनासोर निकला। पर अब कुछ नहीं करोगे। अब जिक्सा ध्रुव को समझ गया है, क्योंकि मेरे पास ध्रुव से संबंधित सारी जानकारी आ चुकी है। अब उसका अगला कदम होगा मुझ तक पहुंचना। मैं उसे खुद ही उस जिक्सा पजल के टुकड़े सप्लाई करूंगा, जिसको सुलझाते चलते वह अपनी मौत तक पहुंच जाएगा। और उस पजल का पहला टुकड़ा होगा वह ब्लिम्प का कतरा हुआ टुकड़ा। और ये एक बार कांटा हमारे हमारे कांटे में सीना निकल गया, फिर हमको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हमारी बंधक होगी सारी दुनिया और हम वसूलेंगे अपनी कीमत। यह कांटा तो निकल ही जाएगा, पर फिर भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। मार्सेल, तुम तुरंत लॉन के लिए रवाना हो जाओ, और वहाँ सारी तैयारी तुम करोगी। और अगर ध्रुव अपनी किस्मत के सारे से बचकर लियोन तक पहुँच भी गया तो तुमको पता है कि वहाँ क्या करना है। आई नो डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो। फिक्र करने की ज़रूरत दूसरों लोगों की थी, लगभग 5 अरब इंसानों को, क्योंकि मुसीबत तो उन पर टूटने वाली थी। इस बात को जिक्सा और उसके सहयोगी के अलावा सिर्फ 2 और लोग जानते थे, ध्रुव और वेरा। कल सारी रात और आज पूरा दिन तुम न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहे ध्रुव। फिर एकदम से तुम आकर कहते हो मैं इस रूप में तुम्हारे साथ चलूँ। आखिर हम जा कर रहे हैं, हम जिक्सा के पास जाने हैं वेरा। तुमको मेरे साथ इसलिए चलने को कहा है क्योंकि तुम पेरिस को मुझसे अच्छी तरह जानती हो, और ये रूप इसलिए क्योंकि मैं किसी पुलिस वाले को साथ नहीं ले जाना चाहता। तुमको जिक्सा का पता कि चला कैसे? मैं कुछ पशु पक्षियों से बात कर सकता हूँ वेरा। कल सारी रात मैंने उन्हीं के साथ ब्लिम को ढूंढने के काम पर लगाया था।
आज थोड़ी देर पहले मुझे एक चिड़िया ने आकर बताया फिल्म कहाँ पर है, देखो वह चिड़िया आग गाड़ी के आगे उड़ रही है और वह हमें रास्ता दिखा रही है। तुम तो कमाल के आदमी हो ध्रुव, पर तुम्हें मुझे अब तक यह नहीं पता कि तुम जिक्सा के पीछे फ्रांस तक कैसे आ गए। तुम्हारे अतीत का क्या चक्कर है। वेरा के सवाल का ध्रुव को जवाब देने वाला था कि तभी वेरा खुद चीख उठी, अरे यह चिड़िया तो पोर्शे हाइट की तरफ जा रही है। पोर्शे हाइट, उसमें क्या खास बात है। पोर्शे हाइट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है ध्रुव, वहाँ पर सिवाय स्कीइंग के और कुछ नहीं होता। उम्मीद है कि वहाँ पर हम ठंड के मारे जम नहीं जाएंगे। एक्शन वेरा, एक्शन से हमारे शरीरों में गर्मी बनी रहेगी। वैसे भी हम इतना गोला बारूद दागा जाएगा कि ठंड लगने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। वह देखो ध्रुव, एक कॉटेज। चिड़िया भी यहीं उतर रही है, यानी यही कॉटेज हमारी मंजिल है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, कॉटेज तो एकदम सुनसान लग रहा है और तुम गोले बारूद की बात कर रहे थे। या तो अंदर कोई है नहीं और या फिर जिक्सा सतर्क हो गया है। अपने कॉटेज की तरफ आती हुई हमारी कार को देखकर उसने देख लिया होगा और यहाँ से पैदल जाना पड़ा होगा। वेरा आओ। हल्की सी ढकी चट्टान अपने हाथों और पैरों पर जमाते हुए वेरा ध्रुव ऊपर चढ़ने लगे और कुछ ही देर में वेरा दोनों कॉटेज के पास थे। ये देखो, यही है उस फिल्म का टुकड़ा, यानी सही, यही हम सही जगह पहुंच गए हैं। लेकिन पंछी उड़ चुका है क्योंकि अंदर किसी जिंदा प्राणी के होने के कोई लक्षण नहीं आ रहे। फिर भी कोई या कोई जा हो सकता है। मैं चिड़िया को देखने के लिए अंदर मत भेजता हूँ। लेकिन कुछ ही पलों में चिड़िया कॉटेज का चक्कर लगाकर बाहर आ गई। चूँ चूँ चिड़िया कह रही है कॉटेज के अंदर कोई नहीं है। ओह, यानी हमारा यहाँ बेकार गया। नहीं वेरा, ब्लेम के टुकड़े से ये साफ हो गया कि जिक्सा यहीं पर उतरा था। शायद इस कॉटेज के अंदर हमको कोई ऐसा सूत्र मिल सके जो हमको जिक्सा तक पहुँचा सके। आओ कॉटेज की जांच पड़ताल करते हैं। कॉटेज के अंदर सीलन और बदबू के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ तो पैरों के निशान भी नहीं मिलेंगे ध्रुव, क्योंकि इस बर्फीले इलाके में धूल होती नहीं है। ऊपर देखते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर मिलेगी जिक्सा से संबंधित हो। ऊपर पहुँचते शिशु, वेरा यहाँ पर कोई है, चुपचाप पीछे रहना। लेकिन कैसे? चिड़िया ने तो बताया था अंदर कोई भी नहीं है। उसने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। आओ देखते हैं वहाँ पर कौन है। वैसे परछाई से मुझे आभास तो हो रहा है कि ये परछाई जिक्सा की है। वेलकम ध्रुव, और तुम्हारा भी स्वागत है इंस्पेक्टर वेरा, बड़ा इंतजार करवाया तुमने। लेकिन देर सवेर इंसान अपनी मौत के पास तो आता ही है। मैं मौत तो तेरी हूँ, मैं हूँ कमीने, तू नहीं। फ्रांसा के हाथों मेरे पिता ल्यूबेक का खून करवाया था ना, और उस खून का वो जो वजन मेरे दिल पर है उसे तेरा बहता खून ही हल्का कर सकता है। ये सब दास्तां आपको अतीत कॉमिक्स में पता लगेगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसे पढ़िए। वेरा का एक शरीर एक घातक स्वाटेक के कोड़ने के लिए हवा में उछला। जिक्सा किक से बचने के लिए एक सूत भी नहीं सरका और उसी पल सारा माजरा समझ गया। नहीं वेरा, रुक जाओ। लेकिन क्रोध से सुलगती वेरा की किक जिक्सा की गर्दन से टकरा चुकी थी। कड़ाक कड़ाक की आवाज़ के साथ जिक्सा की गर्दन टूटकर हवा में उड़ गई और वेरा की आंखें फैल गईं। यह तो पुतला था। हाँ हाँ, बेजान पुतला, जैसे मुर्जा बेजान होता ना। जैसे अभी 2 सेकंडों में तुम बेजान होने वाले हो, क्योंकि धक्का लगते ही पुतले के अंदर लगा बम फटने वाला है। वेरा, बाहर कूदो। दोनों के शरीर अभी हवा में ही थे। वड़ुम बड़ाम कि तभी जिस्म का एक जिक्सा का पुतला एक कणभेदी आवाज़ के साथ फट पड़ा और साथ ही साथ उस जर्जर कॉटेज के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। विस्फोट के उस भीषण धक्के से ध्रुव और वेरा भी हवा में उछाल कर दूर फेंक दिया। लेकिन ऐन समय पर कूद जाने के कारण दोनों को कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई। ओह, जिक्सा के पहले ही हमारे यहाँ पहुँचने की आशंका थी, इसलिए उसने अपने पुतले में बम और कैसेट रखकर तैयारी की थी। नहीं वेरा, यह कैसेट नहीं थी। जिक्सा को पहले से यह नहीं पता होगा सकता कि मेरे साथ तुम आ रही हो। याद करो, उसने तो मेरे साथ तुमको ही स्वागतम कहा था। ओह, तुम ठीक करो, यानी वह टेप नहीं स्पीकर था। पर इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि इस वक्त जिक्सा हमको कहीं से देख रहा है और उसका पता है कि हम बच चुके हैं। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता, उसका वार तो खाली चला गया। ध्रुव का ख्याल सही था और वेरा का अंदाज एकदम गलत। दूर ऊंचाई पर खड़ा जिक्सा दोनों की एक एक हरकत को देख रहा था, लेकिन उसका एक प्लान फुल हो जाने पर दूसरा प्लान भी तैयार करके रखा हुआ था। और ध्रुव का दिमाग बहुत तेज है, वह जरूर पहले ही समझ गया होगा वह मैं नहीं, मेरा पुतला है। और वहाँ पर पुतला होने का एक ही अर्थ हो सकता है कि उसमें बम रखा हुआ है। यानी आप भी मेरी तरह सफल रहे जिक्सा कभी असफल नहीं होता सात्रे। जानता है क्यों? क्योंकि जिक्सा असफलता को भी हराने की तैयारी करके रखता है। तू देखता रहा जिक्सा का कमाल। तुम जिक्सा के पुतले पर वार होने से पहले ही समझ गए थे कि वह पुतला है। अंधेरे में भी तुमने क्या समझ लिया ध्रुव? सबसे पहले तो जिक्सा खुद कॉटेज में होने का खतरा का भी मोल नहीं लेता। दूसरा, चिड़िया ने बता दिया था कि अंदर कोई नहीं है, यानी कोई जिंदा या मुर्दा प्राणी नहीं है। तीसरा, तुम्हारे वार से बचने की कोई कोशिश नहीं की। तीनों बातें मिलाकर मैं सच्चाई जान गया। कमाल है तुम्हारा दिमाग है बुलेट ट्रेन। अब क्या करना है?
फिलहाल तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो। जिक्सा के दूसरे हमले का इंतजार करना बुद्धिमानी नहीं है वगैरह, लेकिन इससे पहले कि दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ते 2-3 धमाके हुए, बड़ाम भाड़। ये क्या, ये जरूर जिक्सा का कोई दूसरा हमला है, लेकिन ऊंचाई पर धमाका करने का फ़ायदा, हमारी मौत वगैरह। इन धमाकों की आवाज़ और विस्फोट से बर्फ़ धंसनी शुरू हो जाएगी और इधर ही बढ़ेगी। ओ माय गॉड, पूरा बर्फ़ का पहाड़ हमारी ओर गिर रहा है, हम बचकर भाग नहीं पाएंगे। मैं लकड़ी का तख्ता जो केवन से फटने से टूटकर यहाँ पर आ गिरा है, हमको बचा सकता है वैरा। मुझे कसकर पकड़ लो। लकड़ी के तख्ते को स्की की तरह इस्तेमाल करते हुए ध्रुव और वैरा ढलान पर फिसलने लगे और बर्फ़ पर गिरती दीवार तेजी से उनका पीछा करने लगी। हा हा, देखा जिक्सा कमाल, अब ध्रुव इससे बचकर दिखाया तो मैं भी उसको मान जाऊँ। ध्रुव ने मौत को कई बार छकाया था, लेकिन इस बार मौत की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। आहा, हम तक पहुंच चुकी है, कुछ ही पलों में इसके नीचे तक पर हमारी कब्र बन जाएगी। हिम्मत मत हारो वैरा, हर मुसीबत एक ऐसी सुरंग होती है जिससे निकलने का रास्ता भी होता है, और इस मुसीबत से निकलने का कोई भी रास्ता मिल गया वे हाई टेंशन केबल। अपने दस्ताने उतार कर मुझे देना वैरा। कुछ ही पलों बाद हाथों में दस्ताने पहनते हुए ध्रुव अपनी नायलो स्टीन की स्टार लाइन को हवा में उछाल रहा था, जो वापस ध्रुव के हाथों में अटकी। आहा, बर्फ़ हमको दबा रही है ध्रुव, अब चिंता की कोई बात नहीं है वैरा, बस मुझको कस के पकड़े रहना। हवा में उड़ती हुई स्टार लाइन हाई टेंशन केबलों के ऊपर से होती हुई अगले ही पल बर्फ़ की दीवार के नीचे गिरती रह गई, और ध्रुव और वैरा का शरीर हाई टेंशन केबल की रोपवे की तरह इस्तेमाल करता हुआ नीचे की तरफ लहरा उठा। वाह ध्रुव वाह, लेकिन तुमने मेरे दस्ताने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी स्टार लाइन में स्टील के तार भी हैं वैरा, और उनके कारण मुझे शौक लग सकता था, लेकिन तुम्हारे चमड़े के दस्ताने उतारने में खतरा नहीं रहा। यह दृश्य देख रहा जिक्सा क्रोध से पागल हो गया। बच गया कमीना, हाई टेंशन केबल पर झूलकर बच गया। उस तरफ तो मैं ध्यान ही नहीं गया था। हा हा हा, कह रहे थे जिक्सा असफलता को भी हरा सकता है। तड़, हंस मत सातरे, हंस मत। जिक्सा की योजना तो सही थी, बस इसकी किस्मत खराब थी। तड़ाक, मैंने ध्रुव पर सारी जानकारी मंगाई है, उससे यह अनुमान लगाया कि वह मुझे ढूंढने के लिए पशु पक्षियों की मदद लेगा। मैंने उसकी मदद के लिए जानबूझकर फिल्म का टुकड़ा वहाँ कॉटेज के लिए छोड़ दिया था, फिर सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैं सोचा था, पर जरा सी गफलत के कारण ध्रुव बच गया। सचमुच मेरी किस्मत ही खराब रही होगी। अब आपके ख्याल से ध्रुव क्या करेगा जिक्सा? अब वह लॉन के लिए रवाना होगा लूका बेटे, क्योंकि वह समझ चुका होगा कि मैं जान गया हूँ कि वह मुझे ढूंढ रहा है। अब मैं सतर्क हो गया हूँ। अब पेरिस में वह मुझे ढूंढ नहीं सकता। अब वह मुझे अपने अतीत और लॉन के शहर को पकड़कर ढूंढने की कोशिश करेगा, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमको अभी भी लॉन जाना है, वहीं पर जाना है जहाँ पर ध्रुव जा रहा है। लेकिन इस सात्रा का क्या करना जिक्सा? ये हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानता है और ये हमारे किसी काम का नहीं रहा है। धैर्य रखो लूका, इसके बारे में पहले ही सोच रखा है। पहले अपने पेरिस वाले हेडक्वार्टर पर चलो। जिक्सा ध्रुव के बारे में गलत अनुमान लगाया था। जिक्सा के इस हमले से साफ जाहिर है कि मेरी हरकतों की पूरी जानकारी इस हमले में विफल होने के बाद वह अच्छी तरह छिप जाएगा। अब यहाँ से दूर रहकर अपने उसे ढूंढने की कोशिश करना बेकार है। तो फिर तुम क्या करोगे ध्रुव? यहाँ समय बेकार हो रहा है। अब मैं लॉन जाऊँगा, शायद वहाँ से मुझे कुछ जानकारी मिल सके। अगर ऐसा है तो मुझे पहले घर जाना पड़ेगा, फिर पुलिस स्टेशन, क्योंकि घर जाकर मुझसे कपड़े बदलने होंगे। पुलिस स्टेशन जाकर पता करना होगा कि जिक्सा ने डिफेंस रिसर्च लैब से क्या उड़ाया है। शायद यह पता चलने से जिक्सा के इरादों का भी पता चल सके और उसके छिपने का स्थान का भी। साथ ही साथ मैं कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर लूँगी, ताकि तुम्हारे साथ लियोन जाकर तुम्हारी एस्टेट ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूँ। और फिर पेरिस के पुलिस हेडक्वार्टर में सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं मिस्टर ध्रुव कि हमने आपके स्वर्गीय पिता रघुवंशी और श्याम पर हत्या का आरोप लगाया। हमारे भ्रष्ट कमिश्नर फ्रांसवा के मृत्यु पूर्व बयान ने जाहिर किया है कि आपके पिता रघुवंशी को इंस्पेक्टर ल्यूबेक की हत्या की साजिश में फंसाया गया था। हम यह भी जान चुके हैं कि यह साजिश जिक्सा के इशारे पर रचाई गई थी। बस हमको यह पता नहीं चला कि आखिर जिक्सा का आपसे या आपके परिवार से क्या संबंध है। उसने आखिर ऐसा क्या किया? और भाई 25 साल पहले। मैं फ़िलहाल लियोन जा रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से आपके सवालों का जवाब लेकर ही वापस आऊँगा। अभी तो आप मुझे ये बताइए कि जिक्सा ने रिसर्च लैब से क्या चुराया है? ये जानकारी तो गुप्त है ध्रुव, लेकिन जिक्सा ने तुम्हारे संबंध और तुम्हारे अपराध के खिलाफ अभियान को देखते हुए तुमको बताने में कोई हर्ज नहीं समझता। दरअसल जिक्सा एक ऐसा अपराधी है जो सिर्फ ऐसे आविष्कारों या तकनीकों को चुराता है जो या तो प्रायोगिक चरण में हो या पूर्णतः की स्थिति में पहुंचने वाले हों। इस बार भी उसने वही किया है। एक ऐसा आविष्कार चुराया है जो लगभग पूरा हो चुका है। उस आविष्कार का नाम है स्कैम्बलर। यह कोई हथियार है क्या? हथियार ही समझो। स्कैम्बलर एक ऐसा यंत्र है जो टीजी नामक उद्देश्य
अदृश्य तरंगें छोड़ता है। इन तरंगों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर फोकस करके दूर से ही उस सिस्टम की प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। आजकल पूरी दुनिया में तैनात लगभग सारे सुरक्षा सिस्टम जैसे मिसाइल वगैरह कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं। इस स्कैम के ज़रिए किसी भी मिसाइल सिस्टम के प्रोग्राम को बदलकर अपने कब्जे में लिया जा सकता है। यूरोप के इस भाग के अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों की आणविक मिसाइलें तैनात हैं। स्कैम बॉयलर के ज़रिए जिक्सा इन सारी मिसाइलों की प्रोग्रामिंग बदलकर उनमें अपनी प्रोग्रामिंग डाल सकता है और इस तरह मिसाइलों को अपने कब्जे में ले सकता है। ओह तब तो जिक्सा तक पहुंचना अब और भी ज़रूरी हो गया। बंदर के हाथ में तलवार आ गई है, मुझे इजाज़त दीजिए। डीसीपी साहब, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। कोई काम लायक जानकारी मिले तो हमको भी सूचित करना। ज़रूर सर। वेरा के घर की तरफ वापस जाते समय ध्रुव के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। हम लियोन के कार से ही चलेंगे ध्रुव, कोई 10-12 घंटे का रास्ता है। मैं घर से कुछ कपड़े कैमरा लेकर तुरंत चल दूँगी। कैमरा क्यों? जिक्सा को कोर्ट तक पहुँचाने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ेगी और वे सबूत कैमरा इकट्ठा कर सकता है। जिक्सा ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। यह क्या कर रहे हो? मुझे बांध के रहे हो? हम तो यह ध्रुव को ख़त्म करने का एक मौका और दे रहे हैं। इस न्यूक्लियर डेसीमीटर से निकलने के बाद तो खुद एक हथियार बन जाएगा। इस तकनीक को मैंने अमेरिकी लैब से चुराया था, पर इसका इस्तेमाल तेरे ज़रिए मैं पहली बार फ्रांस में करूँगा। मशीन से तीव्र रेडिएशन निकलकर सात्रे के शरीर में सुइयों की तरह भेजने लगे। या और सात्रे की चीखें उस साउंड प्रूफ चैम्बर की दीवारों से टकरा कर दम तोड़ने लगी। ध्रुव को लियोन तक पहुंचने के रोकने के लिए एक और रुकावट जन्म ले रही थी, लेकिन ध्रुव पहले ही लियोन के लिए रवाना हो चुका था। इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी कम रहता है ध्रुव। शाम होते ही हम लियोन तक पहुंच जाएंगे और तुमको रघुवंशी अंकल का पता बताकर मैं तुम्हारे अतीत ढूंढने का रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन तुम्हारे अतीत आने का चक्कर क्या है? तुम अपना अतीत ढूंढे तो फ्रांस तक कैसे पहुंच गए? लंबी कहानी है वेरा, लेकिन मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ। ध्रुव के दिमाग में घुमड़ती हुई यादें उसकी जुबान में शब्द बनकर गूंजने लगीं और ध्रुव के दिमाग में ताज़ा होने लगा घटनाक्रम। राजनगर में एक फ़ोन कॉल शुरू हुआ। तुम्हारा भाई श्याम, जिसका असली नाम रघुवंशी है, फ्रांस से भागा हुआ एक हत्यारा ध्रुव। पुलिस को आज भी उसकी तलाश है। सच्चाई जानना चाहते हो तो आर्टिफिशियल वाटरफॉल पर पहुंचो अकेले। वाटरफॉल पर ध्रुव की मुलाकात एक नकाबपोश एक बोलसाई नाम के हत्यारे से हुई। दोनों ने ध्रुव पर हमला कर दिया। बोलसाई को ध्रुव ने अपने दिमाग से परास्त किया और नकाबपोश को उस गोरिल्ले से टकराना पड़ा जो नया वाटरफॉल पर ध्रुव की मदद के लिए आ गया था। ध्रुव ने मदद के लिए सिग्नल फिर हवा में दागा तो रोशनी में ध्रुव को नजर आया ऊपर खड़ा एक रहस्यमय शख्स। ध्रुव के ऊपर तक पहुंचने तक वह गायब हो चुका था। ध्रुव के नीचे उतरने तक नकाबपोश बोलसाई दोनों ही भाग चुके थे। वहां पर रह गया सिर्फ गोहेश गोरिल्ला। ओह, नकाबपोश ने गोरिल्ले को हरा दिया। अद्भुत शक्ति रही होगी इस नकाबपोश में। गोरिल्ले को ध्रुव ने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कमांडो हेडक्वार्टर पहुंचकर करीम रघुवंशी नाम के अपराधी की तलाश करने लगा। जल्दी इंटरपोल की फाइलों में जानकारी मिल गई। उस फाइल में रघुवंशी उर्फ श्याम के फिंगर और डेंटल प्रिंट थे। समस्या थी तो उन निशानों का मिलान कैसे करें। इस समस्या को हल रास्ता दिखाया वैशाली नाम की रिपोर्टर ने। जुपिटर सर्कस पर आर्टिकल लिखते लिखते उसके हाथ श्याम के डेंटल प्रिंट लग गए थे। मिलान करके पता चला ये दोनों एक ही आदमी है, यानी श्याम और रघुवंशी एक ही आदमी थे। ध्रुव को नकाबपोश की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। डेंटल प्रिंट, दांतों के निशानों की पतली भी। लेकिन ध्रुव को इस खबर पर ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसी वक्त एक और खबर आई। हाँ इंस्पेक्टर खत्री, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं आप? हाँ, उस गोरिल्ले के शरीर पर निशान गोले का बना। जय, मैं भी आता हूँ। यह निशान तो जुपिटर के सर्कस में जानवर होता है, यानी वह गोरिल्ला जुपिटर सर्कस का है। अस्पताल में ध्रुव की मुठभेड़ एक और हत्यारे बियर्ड से और उसकी दाढ़ी पर जहरीले डंक वाली मक्खियों से हुई। ध्रुव ने इस मुसीबत से निपटने का रास्ता खोज लिया तो तड़ाक, और वहीं स्टोर रूम में ध्रुव को मिला एक और आश्चर्य। ध्रुव की मुलाकात उस कोटधारी से हुई जिसमें ध्रुव को वाटरफॉल पर देखा था, और वह था आप जुपिटर सर्कस वाले अंकल जैकब, सर्कस के मालिक। हाँ ध्रुव, पर आप सर्कस में लगी आग से बचे कैसे, और अब तक आप मुझसे मिले क्यों नहीं? जवाब में ध्रुव को सुनने को मिली वह कहानी जिसमें कुछ रहस्यों के पर्दे को उठा दिया था। मुझे गोरिल्ले किंग कॉन्ग ने बचाया था। मैं बेहोश हो चुका था। उसने मुझे एक नाव में डाला और समुद्र में ले आया। काकातुआ तोता भी उड़कर नाव में आ गए थे, और उसने मॉरिशस जा रहे एक जहाज को भी ढूंढ निकाला। मॉरिशस मेरा घर है, और होश में आने पर मैंने अपने भाई को सूचना भेजी। मॉरिशस में मेरा इलाज हुआ। स्वस्थ होने पर मैं वापस साल लग गए। मेरे भाई को कोई नहीं था, शायद सर्कस में आग लगने के कारण जानने का आग लगाई गई थी, इसलिए उसने मेरे बचने की खबर किसी को नहीं दी। यही कारण था कि मैं तुमसे मिल नहीं सका। मेरे सर्कस का बचा कुछ सामान भी मॉरिशस भेज दिया गया, और उसमें मिली मुझे श्याम की संदूकी, जिसमें श्याम ने उस वक्त की थी
जब वह घायल अवस्था में मुझे फ्रांस के एक शहर लियोन में मिला था, जहाँ उस वक्त से मेरा सर्कस चल रहा था। लियोन में पिताजी वहाँ क्या कर रहे थे? वह फ्रांस में ही रहता था और उसके घायल अवस्था में मिलने के बाद ठीक बाद मैंने एक पुलिस वाले को और दो गुंडों को उसको मारने के लिए उसका पीछा करते देखा। उसकी जान खतरे में जानकर अपने सर्कस में छिपकर भारत ले आया और वह ठीक तो हो गया, लेकिन सिर में गोली के घाव के कारण याददाश्त आती रही और कुशल कलाबाज तो बन गया, लेकिन अपनी कहानी मुझे बता नहीं पाया। मैंने उसको श्याम नाम भी मैंने दिया था। हाँ, तो मैं बता रहा था, जब मुझे श्याम की संदूक की मिली तो मैंने उसे खोल कर देखा। उसमें श्याम और उसके परिवार के साथ एक फ़ोटो थी। बैकग्राउंड में भव्य बंगला भी था। उसी बंगले के सारे लेवन पहुंच गया ताकि श्याम के परिवार वालों को ढूंढकर मैं उससे श्याम के बारे में दुखद समाचार सुना सकूं, लेकिन उससे पहले कि मैं उसके स्टेट को पहुंचता, लूका, बस बुट्ठे, आगे तो कुछ नहीं बताएगा। तभी स्टोर रूम में छुपा हुआ लूका, कोई छुपा हुआ जो जैकब अंकल के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ। लूका अंकल जैकब को ख़त्म तो नहीं कर पाया, खत चाहा, लेकिन वहाँ से भागने में सफल जरूर हो गया और इस हत्या के प्रयास का इल्जाम आया ध्रुव पर। जैकब के एक नाखून के नीचे मिले त्वचा के एक टुकड़े डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया कि वह ना तो ध्रुव की त्वचा का टुकड़ा था, ना ही जैकब की त्वचा का, लेकिन टेस्ट से ये पता चल गया कि त्वचा के टुकड़े का मालिक ध्रुव का नज़दीकी रिश्तेदार है। बाद में घटनाक्रम से पता चला लूका बीएड बुलसाई के साथ फ्रांस की तरफ रवाना हो चुका है। यह जानने के बाद ध्रुव को लूका के पीछे अपना अतीत जानने के लिए फ्रांस आना पड़ा। रास्ते में उसे रोकने की कोशिश की गई, ध्रुव ने उसे विफल कर दिया। पेरिस पहुंचकर वहाँ ध्रुव ने वहाँ के पुलिस कमिश्नर फ्रांसवा से मिलवाया और जिसने ध्रुव के दत्तक पिता राजा मेहरा को एक चिट्ठी दी थी, लेकिन फ्रांसवा से ध्रुव को पता चला कि श्याम और रघुवंशी के केस से संबंधित सारी जानकारी किसी के द्वारा मिटाई जा चुकी है। ध्रुव के सामने अपने अतीत को ढूंढने के रास्ते बंद होते जा रहे थे कि तभी होटल में एक मैसेज मिला, अगर तुम रघुवंशी के बारे में जानना चाहते हो तो रांधवे डेन कैवियर स्ट्रीट पर जाकर क्रशर से मिलो। ध्रुव क्रशर से मिलने पहुंचा, लेकिन क्रशर ने कुछ बताने की कीमत मांगी और कीमत थी क्रशर को हराना। ध्रुव समझ गया कि उसको मौत के घाट उतारने की चाल है, फिर भी उसकी चुनौती को कबूल कर लिया और क्रशर को तो ध्रुव ने हरा दिया, लेकिन एक दूसरे आदमी ने ध्रुव पर एक साथ कई फाइटर से हमला कर दिया। वहाँ ध्रुव को मदद मिली एक रहस्यमय मददगार से। उस लड़की की मदद से ध्रुव सबको हराने में कामयाब हो गया। फिर जल्दी ये साफ हो गया कि मददगार नहीं थी। मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि ताकि तुमको मैं अपने हाथों से मार सकूं, क्योंकि मेरे बाप का कातिल, तुम्हारा बाप मेरे पिता का कातिल है, वो यानी मेरे पिता पर जिसकी हत्या का आरोप है उसकी बेटी है। दोनों में न जाने कैसे कब तक लड़ाई चलती, लेकिन पेजर मैसेज ने उस लड़की को कहीं और जाने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने उसका पीछा किया और उस रहस्यमय लड़की का पीछा करते हुए ध्रुव को एक ऐसे घटनास्थल पर ले गया जहाँ डिफेंस रिसर्च में जिक्सा द्वारा हमला किया गया था। ध्रुव को तेज नज़रों से एक शिकारनुमा गुब्बारे को घटनास्थल से जाते हुए ध्रुव समझ गया जिक्सा इसी में है। उसने गुब्बारे का पीछा किया, वह गुब्बारा एफिल टावर पर जाकर टिक गया और वहीं ध्रुव की मुलाकात जिक्सा से। घमासान लड़ाई के बाद ध्रुव ने जिक्सा को पहले पकड़ लिया था, लेकिन इसी वक्त घटनास्थल पर आ गया फ्रांसवा। मैं वही पुलिस वाला हूँ ध्रुव, जिसने जैकब ने गुंडों से बातें करते सुना था और मैंने ही जिक्सा को उस पुलिस वाले की हत्या करके रघुवंशी को फंसाया था। अब तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूंगा, लेकिन फ्रांसवा ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह रहस्यमय लड़की वहाँ घटनास्थल पर आ गई। मैं इंस्पेक्टर बह रहा हूँ कमिश्नर, मेरे पुलिस बैंड ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारा बयान हर पुलिस चौकी और पुलिस कार में सुनाया जा चुका है। जिक्सा तो भाग चुका, पर कमिश्नर फ्रांसवा अपनी नियति से बचकर नहीं सका। उसने ध्रुव को मारने की कोशिश की, लेकिन एन वक्त पर काकात हुआ तो ने वहाँ पहुँचकर उसको ही मौत की नींद सुला दिया। ओहो, तो तुम इतने खतरनाक मुजरिमों को धूल चटा दी थी। ये सारी दास्तां खूनी खानदान और अतीत कॉमिक्स की थी। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती जा रही हूँ उसमें तुम्हारे दिल की इज्जत, मेरे लिए तुम्हारे दिल में इज्जत बढ़ती जा रही है। मुझे काफ़ी सोचने के बाद भी एक बात समझ नहीं आई कि इतने सालों तक मुझे ना तो अपना अतीत पता था, ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की, लेकिन इतने सालों बाद आखिर लूका या जिक्सा को मुझ तक आने की और मुझे मेरा अतीत बताकर मानने की क्या जरूरत पड़ गई। जवा हवा में उड़ता ध्रुव के पीछे आ रहा था। हाँ, वे रहे हमारे दुश्मन। आज के बाद हमको ध्रुव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी मौत के बाद हम इस स्टेट को आराम से बेच सकेंगे। कार्टन नीचे गिरा दो लूका और फिर उड़ चलते हैं लियोन की तरफ। ये लियोन पहुंचने का छोटा रास्ता है ध्रुव। हाईवे के बन जाने के बाद अब इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है। इससे हमारा करीब 70 मील का रास्ता बचेगा। अरे वह हेलीकॉप्टर कोई बक्सा गिर रहा है। गुड बाय ध्रुव, घबराना मत। लियोन में हम तुम्हारी अंत्येष्टि का जोरदार इंतजाम करके रखेंगे। जिक्सा और साथ में लूका भी है।
इस बक्से में क्या है ध्रुव? नई वेरा मैं नहीं बम नई वेरा मैं नहीं समझता। एक बार बम का हमला नाकाम हो जाने के बाद जिक्सा दोबारा वही टिक्का आजमाएगा। इसके अंदर कुछ है। बक्सा अपने आप हिल रहा है। बक्सा खुल रहा है ध्रुव। इसमें कोई इसे खोल रहा है। बक्से का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक आकृति ध्रुव और वेरा के सामने खड़ी हुई, सिर्फ बुरे सपनों में दिखाई देती है। ओ गॉड, ये क्या है? ये तो साथे है जिसने हम मुझ पर रांधवे जिम में हमला करवाया था और बाद में जिसका जिक्र फ्रांसवा ने किया था। ये हम पर हमला कर रहा है। वेरा बचो। अरे मेरी स्टार बेल्ट में लगा रेडिएशन इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है, यानी इसके शरीर से रेडियोधर्मी विकिरण निकल रहे हैं। पी 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 पी। ऐसा ही रेडिएशन सिग्नल ध्रुव को अपनी कॉमिक्स मास्टर ब्लास्टर में भी मिला था। वो ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। मैं समझ गई ध्रुव। इसकी हालत देखकर मुझे वह गुप्त रिपोर्ट याद आ गई जो लगभग 3 माह पहले हमारे पास इंटरपोल से आई थी। जिक्सा ने एक अमेरिकी लैब से एक ऐसी तकनीक को चुराया था जो एक आम इंसान को रेडिएशन युक्त प्राणी में बदल सकती है। इससे इस प्राणी को असाधारण शक्तियाँ आ सकती हैं, लेकिन वे शक्तियाँ क्या थीं अभी उसका कोई जिक्र नहीं था। उसने शायद इस तकनीक का प्रयोग सात्रे पे खतरनाक हथियार में बदल दिया है। धम देर वेरा ने सात्रे के आगे बढ़ते हाथों को एक तरफ छुपाया और सात्रे का सही पेड़ से टकराया। धम और कुछ क्षणों में सात्रे अपना संतुलन बनाकर पेड़ चिपका रहा। उतनी देर में वह हरा भरा पेड़ ठूंठ में बदल गया। ओहो, मैं समझ गया। यह अपने शरीर से रेडिएशन छोड़ता है जो किसी भी जिंदा वस्तु को ऊर्जा खींचकर मर्त बना देता है। इसको अपने शरीर का स्पर्श मत कर देने देना मूर्खता साबित होगी, इसलिए मैं इसको पेड़ से ही बांध देता हूँ। कहीं इसने तुम्हारी स्टार लाइन को भी तोड़ दिया। मैं कार से अपने बैग लाती हूँ जिसमें कुछ हथियारों के साथ में पुलिस रिवॉल्वर भी है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि नायलो स्टीन की बड़ी स्टार लाइन को तोड़ सकता है। ध्रुव का ख्याल सही था। वह सिर्फ यह नहीं जानता था कि सात्रे बिना स्टार लाइन तोड़े भी आ सकता था। गर्र। अरे स्टार लाइन बगैर इसके शरीर को नुकसान पहुँचाए इसके शरीर से आर पार हो रही है। जैसे जैसे इसका शरीर ठोस ना होकर लिजले ध्रुव का बना, यानी रेडिएशन में इसके शरीर को जेली जैसा बना दिया है। अब इससे पहले कि ध्रुव आश्चर्य के सागर से गोते लगा रहे ध्रुव और पाता आई सात्रे ने आश्चर्य गति से बढ़कर ध्रुव को दबोच लिया और ध्रुव के शरीर में खिंचती सी जीवन ऊर्जा ने उसकी चीखें निकलवा दी। आहा, पूरे शरीर की शक्ति तेजी से कम हो रही है। अब तो चीखने तक की ताकत नहीं बची। इसके बंधन को तोड़ पाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ पलों में जान शरीर से लगवाई थी, लेकिन हो नहीं पाई। धाएँ 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 और गोलियों के धक्कों ने सात्रे के शरीर को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। ध्रुव, तुम ठीक तो ना? आहा, ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है, लेकिन मौत ही कुछ पल दूर थी। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने पूरी 6 की 6 गोलियाँ इसके बदन में उतार दी हैं। ओहो, इस पर तो गोलियाँ कोई असर भी नहीं हुआ। गर्र। असर होना भी नहीं था क्योंकि इसका शरीर जेली जैसे पिलपिला हो गया है। गोलियां इसके शरीर में धंसकर बेकार हो गई होंगी। बचो वेरा। ध्रुव के सावधान करने तक सात्रे का शिकंजा वेरा को दबोच चुका था। इस बार ध्रुव की बारी थी वेरा की मदद करने की। उम्मीद है कि जूतों में इसके छूने से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तड़ाक। कम से कम ध्रुव का यह ख्याल सही निकला और वेरा की जान में फिर जान आ गई। इसको रोक पाना मुश्किल नहीं है, संभव लगता है। ध्रुव, मेरी मानो तो गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग लो। इसको रोकने की कोशिश करके अपनी जान देने से भला क्या होगा? कैसी बात कर रही हो वेरा? इसको ऐसे छोड़ देने से ये कहीं और तबाही मचाएगा। अपनी मुसीबत को मैं दूसरों पर नहीं डाल सकता। वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो फिर इसे रोकें तो कैसे रोकें? कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। वह बक्सा जिसमें बंद करके जिक्सा ने उसको नीचे गिराया था, एक रास्ता है। जिक्सा को इस बॉक्स में इसलिए बंद किया गया था क्योंकि अगर ये खुला होता तो जिक्सा पर हमला होता। यह बक्सा इसकी मुख्य शक्ति रेडिएशन को रोक कर रखता है। इसका मतलब हम इसको वापस बक्से में बंद कर दें तो? हाँ, इसके लिए हमको इस बक्से की तरफ धकेलना होगा और इसमें संयुक्त प्रयास करना होगा। तड़ाक धाड़। मैं समझ गई ध्रुव। शायद यही इस बक्से की लाइट की दीवारों को रोक सकता है, इसलिए लाइट की चादर विकिरण आसानी से रोक लेती है। ध्रुव और वेरा ने 2 फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह सात्रे को फुटबॉल समझकर खेलते हुए बक्से में अंदर डाल दिया, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि सात्रे उसकी स्कीम समझ गया और उसने वापस पिंजरे में बंद होने का इरादा नहीं था। कड़। उसने एक शक्तिशाली वार से बक्से की चादर टूटकर हवा में उड़ती हुई नीचे नदी जा गिरी। ओ, हम क्या करेंगे ध्रुव?
अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा वेरा। आहा, नहीं वेरा, ये एक इंसान है और एक इंसान की जान लेना अनुचित है, चाहे वह किसी भी रूप में करो। इस पर गोलियां असर नहीं करती, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर के अलावा पुलिस नाइफ भी है, मैं इसके टुकड़े कर सकती हूँ। इसने हम पर हमला नहीं किया है ध्रुव, बल्कि इसने हम पर बिना किसी उकसावे के जानलेवा हमला किया है। और आत्मरक्षा किसी को भी मार डालने का हक कानून सबको देता है। ध्रुव कुछ और कर पाने से पहले ही वेरा के हाथ में थमा चाकू चमक उठा, खचाक, और सात्रे का सिर धड़ से जुदा होकर हवा में उछल गया। और ओह गॉड, सिर कटने के बाद भी हरकत कर रहा है, यह इंसान है या भूत? घबराहट में वेरा के हाथ पागलों की तरह घूमने लगे और सात्रे के शरीर के टुकड़े कट करके सड़क पर आने लगे। कमाल, पूरा शरीर लग हो गया, लेकिन खून का एक कतरा तक नहीं निकला। खैर, आखिर का किस्सा खत्म हुआ। मुझे काम पहले कर देना चाहिए था। अब यहाँ चलो ध्रुव, हम अगले पुलिस स्टेशन पर इस घटना की रिपोर्ट लिखा देंगे और पुलिस के टुकड़े बटोर लेंगे। ध्रुव वेरा के साथ कार की तरफ बढ़ा, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले वापस खट लिए गए। तड़ाक थाड़। अरे यह क्या, कटने के बाद भी अलग होकर भी इसके अंग हम पर हमला कर रहे हैं। इसका मतलब इसका शरीर जीवन ऊर्जा से नहीं आणविक ऊर्जा से चल रहा है, क्योंकि गर्दन के कटने के बाद भी तो जीवन ऊर्जा वैसी ही समाप्त हो जाती है। गर्र, तू ठीक समझा ध्रुव। मेरा मस्तिष्क इस वक्त आणविक ऊर्जा तरंगों के जरिए अपने अंगों को नियंत्रित कर रहा है, और एक बार तुम दोनों को ख़त्म कर लूँ, फिर मैं अपने अंगों को फिर से आणविक ऊर्जा से जोड़ लूँगा। इसके बाद जिक्सा मुझे फिर से पहले जैसा बना देगा। ओहो, तो जिक्सा ने इसे यह प्रलोभन दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिक्सा चट को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकता तो वो इसको छोड़कर भागता नहीं, बल्कि मुझे मारने में इसकी मदद करता। खैर, ये बाद में ही बात की बात है। फिलहाल तो इन अंगों से निपटने का तरीका सोचा जाए, क्योंकि इसके स्पर्श से ही मेरे शरीर की जीवन ऊर्जा तेजी से खिंच रही है। इससे पहले कि ध्रुव को तरीका सोच पाता, वेरा की ताकत ने जवाब दे दिया और उसका शरीर बेहोशी के आलम में कड़ी सड़क से टकराया। और वेरा के दबोचने वाले शरीर के अंग भी ध्रुव की तरफ लपक गए। अब ध्रुव दो के बजाय 4 अंगों से निपटना था, और चारों तरफ हो रहे प्रहार पहले ही इसकी शक्ति क्षीण कर दिया था। आहा, मैं और मुकाबला नहीं कर सकता, इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। तू लाख दिमाग और ताकत लगा ले ध्रुव, लेकिन मैं अपने अंगों से तब तक तुझ पर वार करता रहूँगा जब तक तू मर नहीं जाता। इसका सर, यह तो खुद हिल नहीं पा रहा, और लेकिन अपनी आणविक मानसिक तरंगों से अंगों को नियंत्रित करके मुझ पर वार कर रहा है। अगर मैं सर को कहीं दूर फेंक दूँ, शायद अंगों पर इसका नियंत्रण खत्म हो जाए। तड़ाक। लेकिन अगले पर ध्रुव की एक सदैव किक ने सात्रे का कटा सर उड़ता हुआ झाड़ियों और पत्थर में जा गिरा, लेकिन ध्रुव के इस वार से कोई हमले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। धड़ाक। सात्रे के सिर की चट्टान के पीछे गिरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और अपने अंगों को उसका आणविक मानसिक संपर्क नहीं टूटा है, क्योंकि झाड़ियाँ और चट्टानें आणविक किरणों को रोक नहीं पा रही हैं। आणविक किरणों को सिर्फ लाइट की चादर रोक सकती है, और लाइट की सारी चादर सात्रे ने पहली नदी में फेंक दी है। अब तो मुझे ना तो संघर्ष करने की शक्ति बची है, ना ही इस मुसीबत से निपटने का रास्ता। मेरा कैमरा ये शायद मेरी मदद कर सके। अब मुझे अपनी सारी बची कुछ शक्ति समेट कर सात्रे कटेसर के पास पहुंचना होगा। ध्रुव अपनी सारी शक्ति कटेसर तक पहुंचा, लेकिन कैमरे की मदद से ध्रुव आखिर करना क्या चाहता था? हाँ, मरते वक्त मेरा चेहरा देखना चाहता है? ध्रुव, ले देख ले, तू भी मेरी शक्ल देख ले सात्रे, क्योंकि उसके बाद तू कुछ देख पाएगा या नहीं। ध्रुव के एक ही प्रहार से कैमरा चकनाचूर हो गया, और मेरा सोचना सही निकला। कुछ आधुनिक कैमरे की तरह इस कैमरे में भी लाइट की लाइनिंग है, और ये लाइनिंग इसके मस्तिष्क को ढकने के लिए पर्याप्त है। यह एक बार इसके मस्तिष्क लाइट की चादर ढक गया तो आणविक मानस तरंगें निकलनी बंद हो जाएंगी, और मानसिक आणविक तरंगों का निकलना बंद होते ही इसके अंगों से इसका संपर्क टूट जाएगा। वे दिशाहीन वस्तु की तरह शांत हो जाएंगे। सात्रे के शरीर के अंग कुछ देर तक तो ज़मीन पर गिरे मछली की तरह तड़पते रहे, और फिर अरे ये अंग तो गल रहे हैं, साथ में सात्रे का सर भी जलते मोम की तरह गलता जा रहा है। तो यह है आणविक बम बनाने की तकनीक का अंजाम। एक बार आणविक ऊर्जा खत्म होनी शुरू हुई तो शनि के कण आपस में बंधने नहीं रह पाते। शायद इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खुद कभी इस तकनीक का प्रयोग नहीं किया। ध्रुव, तुमने सात्रे के अंग को नष्ट कर दिया, पर कैसे? तुम होश में आ गई वेरा, शुक्र है भगवान का। सात्रे को मैंने तुम्हारे कैमरे की मदद से खत्म किया है, लेकिन माफ़ करना, उसके लिए मुझे तुम्हारे कैमरे को तोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा तोड़कर तुमको मिला क्या? लेड यानी शीशा।
कैमरे को देखते ही मुझे याद आया, कुछ कैमरों में लेड लाइनिंग होती है ताकि अगर कैमरों को एयरपोर्ट ऐसी जगहों पर एक्सरे मशीन से गुजारा जाए तो रील को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि लेड रेडिएशन के साथ साथ एक्स किरणों को भी रोक सकता है। बस मैंने तुम्हारा कैमरा तोड़ा और उसको किस्मत से लेड लाइनिंग निकल गई। बस फिर क्या था, मैंने उस लेड के साथ तेरे कटे सर को ढक दिया और उसका संपर्क उससे कटे अंगों से कर दिया। फिर अंग अपने आप गलकर पानी बल गए। अच्छा हुआ कि मैं कैमरा साथ ले आई। अब यहाँ से निकल लो, क्योंकि जिक्सा भी लियोन पहुँच चुका है। इससे पहले कि तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालने की कोई योजना बनाए, हमको भी लियोन पहुँच जाना चाहिए। अभी भी लियोन पहुँचने में हमको कम से कम 6 से 7 घंटे और लगेंगे। ध्रुव और वेरा लियोन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर और कार की गति में बहुत फ़र्क होता है। जिक्सा और लूका लियोन पहुंच चुके थे। वेलकम जिक्सा, और ध्रुव की मौत पर बधाई हो, क्योंकि अब तक तो साथ उसे ख़त्म कर चुका होगा। हाँ, मैंने हेलीकॉप्टर से तुमको यही मैसेज भेजा था, लेकिन अब तो मुझे किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं रह गया है। यह भी हो सकता है कि ध्रुव को सातरे ना मार पाए। तुम यहाँ पर सतर्क रहो, क्योंकि ध्रुव यहाँ तक पहुँच सकता है। मैं सतर्क हूँ और यहाँ पर बाकी तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी हैं। तुम एक बार कंट्रोल रूम में जाकर सब देखा हो। जिक्सा ने उस विशाल घड़ी के हाथों से दीवार में चिपकी विशाल घड़ी को खोला और नीचे जा रही सीढ़ियाँ साफ दिखने लगीं। ची सीढ़ियाँ जो ख़त्म होती हैं उस गुप्त कंट्रोल में, जहाँ दुनिया पर तबाही की कहानी लिखी जाने वाली थी। परफेक्ट। अब हमको देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ध्रुव यहाँ तक पहुँच ही जाए। उससे पहले ही हमको अपना ऑपरेशन रेशम शुरू कर देना चाहिए। अगले आधे घंटे तक जिक्सा की उंगलियां कंट्रोल बोर्ड पर छिटकती रहीं और यूरोपा के लगभग सभी आणविक मिसाइल सेंटरों पर गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। यह क्या, हमारे कंप्यूटर के सारे कमांड बदलते जा रहे हैं। ऐसे तो मिसाइलें हमारे कमांड में नहीं रहेंगी। ऐसी दृश्य मिसाइलों में देखे जा रहे थे। हमारे सारे कोड वर्ड और पासवर्ड बदलते जा रहे हैं। कोई जानबूझ कर काम कर रहा है। अब वह मिसाइलों को कंट्रोल कर सकता है। ओ माय गॉड, हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बंद नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर, लेकिन इस सिस्टम को बंद करते ही मिसाइलों के अंदर लगी कंप्यूटर प्रणाली अपने आप चालू हो जाएगी और फिर हम मिसाइलों को पहले ही फिक्स निशानों पर छूटने से रोक नहीं पाएंगे। इसी जगह चर्चा होने लगी अमेरिका व्हाइट हाउस में भी। तो फिलहाल हम क्या करें? कुछ नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, हमको कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया उस राक्षस के रहमो करम पे है जिसने गड़बड़ की है। वैसे अभी फ्रेंच दूतावास के अनुसार जिक्सा नाम का एक अपराधी, अरे कंप्यूटर मैसेज में कोई मैसेज आ रहा है। अटेंशन मिस्टर प्रेसिडेंट, मैसेज जिक्सा द्वारा भेजा जा रहा था। ओहो, यह तो जिक्सा का ही संदेश है। सारे यूरोप के आणविक मिसाइलें मेरे कब्जे में हैं। अगले 24 घंटे के अंदर मुझे 50 खरब डॉलर मूल्य का सोना मेरे बताए पते पर ना भेजा गया तो सारी मिसाइलें एक साथ दाग दी जाएंगी। यही मैसेज आपके देश अमेरिका के अलावा यूरोप के बाकी देशों के सरकारों के पास ही भेजा जा रहा है। जिक्सा, ये जिक्सा तो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हम क्या करें मिस्टर प्रेसिडेंट? सभी मित्र देशों के पास अपनी सूचना भिजवा दो कि वे अपने हिस्से का सोना तैयार रखें। अगर अपने 23 घंटे में इस मुसीबत को रोकने का उपाय ना मिले तो 24 घंटे में सोना दे दिया जाए, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है जिक्सा कोई धमकी नहीं दे रहा। अब या तो इस अमेरिका दुनिया को हमारे वैज्ञानिक बचा सकते हैं या फिर भगवान। अमेरिकी राष्ट्रपति ये नहीं जान सकते। इन दोनों के अलावा एक तीसरा शख्स भी है जो जिक्सा को रोक सकता है, और वह जिक्सा के पास पहुंच चुका था। यही है ई स्टेट जहाँ रघुवंशी अंकल रहते थे। ध्रुव, देखो काका तू अभी शायद यही बता रहा है। हाँ वेरा, आखिर मैं लियोन पिताजी के घर तक पहुंच ही गया। अब देखना है कि मेरे परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं और वे लोग मेरा स्वागत करते हैं या तिरस्कार। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुझे जिक्सा के बारे में क्या बता सकते हैं। घंटी बजी और अंदर इंतजार कर रही मार्सेल की सांसें सीने में रुक गईं। यह तो ध्रुव है, सातरे को मारकर यहाँ तक पहुँच गया। यह लड़का है शैतान। लेकिन मार्सेल ने स्थिति से निपटने की तैयारी कर रखी थी। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? मैं ध्रुव हूँ, रघुवंशी का बेटा। रघुवंशी? कौन रघुवंशी? ओहो, तो तुम मेरे देवर रघुवंशी के बेटे हो। उसी रघुवंशी के बेटे जिसने एक बेगुनाह इंस्पेक्टर के खून से हाथ रंगकर अपने खानदान के माथे पर हमेशा के लिए एक कलंक लगा दिया। उसके बाद मैंने कहाँ भाग कर छुप गया। कहाँ है वह कलंकी? और तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरे पिता रघुवंशी को देवर का, यानी आप
उनकी भाभी और मेरी ताई हुई, लेकिन आप तो बिना कुछ बोले ही मुझ पर बरस पड़ी। मुझे अपने पिता के बारे में कुछ दिनों पहले ही पता चला है और मैं उनके नाम पर लगा दाग छुड़ाने फ्रांस तक आया हूँ, और यहाँ आकर मैंने साबित कर दिया है कि वे निर्दोष थे, उनको फंसाया गया था। ध्रुव ठीक कह रहा है मिसेस मार्सेल, मेरा नाम मार्सेल है। मैं रघुवंशी के बड़े भाई रघुपति की पत्नी हूँ। हाँ तो मिसेस मार्सेल, मेरा नाम वेरा है, मैं पेरिस में एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। ध्रुव के पिता पर मेरे पिता ल्यूबेक की हत्या का यह आरोप था, लेकिन पिछले दिनों साबित हो गया कि मेरे पिता की हत्या पुलिस कमिश्नर फ्रांसवा जिक्सा नाम के एक अपराधी ने मिलकर की थी, और रघुवंशी की हत्या में फंसाकर हत्यारा बना दिया गया था। ओहो, यानी जिक्सा तब से हमारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन देवर जी कहाँ हैं? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? आओ अंदर आओ। वे और मेरी माँ हिंदुस्तान में एक हादसे में नहीं रहे, लेकिन अपने जिक्सा का नाम ऐसे लिया जैसे आप उनको बहुत पहले से जानती हो। कौन है जिक्सा? किससे बात कर रही हो मार्सेल? ओह आइए देखिए कौन आया है। आपका भतीजा यानी रघुवंशी का बेटा ध्रुव। ये तुम्हारे ताऊ है ध्रुव, और मेरे पति रघुपति। ध्रुव? हाँ डार्लिंग, लेकिन अब तुम इस पर बरसने मत लग जाना। इंस्पेक्टर वेरा ने भी बताया है कि रघुवंशी निर्दोष था, उसे फंसाया गया था। बेचारा निर्दोष साबित होने से पहले ही दुनिया से चल बसा। रघुवंशी मर गया मेरा भाई। बीती बातें सोचकर दुखी मत हो, आज तो खुशी का दिन है। हमारा भतीजा पहली बार अपने घर में आया है। आप जिक्सा के बारे में क्या बता रही थी? वह इसी इलाके में एक बदनाम शख्स था, स्टेट पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन रघुवंशी ने उसकी सारी चालें विफल कर दी। जरूर इसलिए उसने रघुवंशी की हत्या के आरोप में फंसा दिया गया होगा। ओहो, यह लूका कौन है? लूका हमारा बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई। लेकिन वह अब ना होने के बराबर है। ऐसा क्यों? जिक्सा को उसने अपने जाल में फंसाकर उसको भी अपने जैसा बना दिया है। वह हमारे साथ नहीं रहता, जिक्सा के साथ रहता है, और अब जिक्सा उसके जरिए ई स्टेट पर कब्जा करना चाहता है। ओहो, शायद तभी लूका ने मुझे मारने की इतनी कोशिशें की। इसको किसी तरह से मेरे बारे में पता चल गया होगा। वह जायदाद मेरे में हिस्सेदार नहीं होता होगा, इसलिए जिक्सा और लूका मेरे पीछे पड़ गए और मुझे लियोन आने से रोकने लगे। ध्रुव अपने आप ही मार्सेल को झूठ सोचने की मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। ओहो, तुम पर भी हमला? ज़रूर वह जिक्सा की साजिश है, उसने लूका बेचारे को अपना मोहरा बनाया। पी 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 यह आवाज़। ओहो, मेरे पेजर पर कोई मैसेज आया। पेजर पर मैसेज पढ़ती मेरा चौक पड़ी। ध्रुव इधर आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी वही पेजर पर पुलिस मैसेज आया। जिक्सा ने स्कैम्बलर के से यूरोप की सारी मिसाइलें अपने कब्जे में ले ली हैं और 24 घंटे के अंदर $50 मिलियन का सोना मांगा है। ओहो, लेकिन जिक्सा हेलीकॉप्टर में जाते हुए कहा था कि वह लियोन जा रहा है, यानी यहीं पर। पुलिस डिपार्टमेंट यह भी जानता है जिक्सा फ्रांस में ही है, इसलिए ऑर्डर आया है कि हर पुलिस वाला जिक्सा की तलाश में जुट जाएगा। ठीक है, जिक्सा लियोन में ही है, तो लियोन में रह चुकने के कारण तुम्हारे यहाँ पर काफ़ी संपर्क होंगे। तुम अपनी तलाश शुरू करो, मैं भी यहाँ से निपटा कर तुम्हारे साथ देने आता हूँ। वेरा तुरंत ही जिक्सा की तलाश में रवाना हो गई। वह इंस्पेक्टर कहाँ गई ध्रुव? वह पहले लियोन में ही रहती थी, अपने जान पहचान वालों से मिलने गई है। मैं तो आप लोगों के बारे में एकदम से अनजान हूँ ताई जी। आप दोनों और लूका के अलावा मेरे परिवार में और कौन कौन है? तुम्हारे दादा हैं ध्रुव। दरअसल उनके सिर्फ दो ही बेटे थे, एक तुम्हारे पिता रघुवंशी जो अब नहीं रहे, और दूसरे उनके बड़े भाई रघुपति जो मेरे पति हैं। तो दादाजी अब कहाँ हैं? रघुवंशी पर कातिल होने का आरोप लगने और उसके लापता हो जाने के बाद से ही दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी थी, और फिर लगभग 5 साल पहले उन पर पक्षाघात यानी पैरालिसिस का अटैक हुआ। तब से वे ना हिल सकते हैं ना बोल सकते हैं। वैसे तो उनकी देखभाल करती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं रहती तो किसी नर्स को बुला लेती हूँ। वे इस कमरे में रहते हैं। ऊपर कमरे में क्या मैं जाकर मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ। और फिर ये रहे, अगर इस बूढ़े के ठीक होने और इस पर दबाव डालकर अपने नाम वसीयत करवा सकने की आशा न होती तो इसको कभी का मानने के लिए छोड़ दिया होता। दादाजी आंखें खोलिए। दादाजी, मैं ध्रुव हूँ, रघुवंशी का बेटा। बहुत दूर से आपको ढूंढता हूँ, यहाँ तक आया हूँ। ऐसे बहुत कम अवसर आते ध्रुव की आंखों से आंसू से छलछला उठे, लेकिन दादाजी का लगभग बेजान शरीर पर ना ध्रुव की आवाज़ का असर हुआ ना आंसुओं का। बोलना बेकार है ध्रुव, ये तुम्हारी ना तो आवाज़ सुन सकते हैं ना ही तुम्हारी उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। अब आओ।
डॉक्टर ने इनको ज़्यादा परेशान करने को मना किया। इनको ठीक होने में कितने चांस है ताई जी? उम्मीद तो कम है। वैसे डॉक्टर ने हवा पानी बदलने को कहा है, शायद कुछ असर पड़े। इसी के साथ हम इस स्टेट को बेचकर यहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं। मार्शल बड़ी चतुराई से असली मुद्दे पर आ रही थी, लेकिन ध्रुव के जवाब ने उसकी सारी आशा में पानी फेर दिया। ए स्टेट को बेचने की क्या ज़रूरत है ताई जी? यह तो हमारे पुरखों की निशानी है। आपको जितने पैसों की ज़रूरत है मुझसे कहिए, मैं कहीं ना कहीं से कोशिश करके पैसों का इंतजाम कर लूँगा। ये पट्ठा तो सारी बात गोल कर गया। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, चलो पहले चाय पी लो। तुम डिनर कितने बजे लेते हो ध्रुव? डिनर के लिए मैं भी नहीं रुकूंगा, मुझे अभी बेरा के पास काम से जाना होगा। अरे वह कौन है? उस रहस्यमय आकृति के गमले को पकड़े हुए हाथ घूमे और गमला हवा में उड़ता हुआ ध्रुव के पैरों के पास आकर गिरा। और शायद गमला फेंकने वाले में ज़्यादा शक्ति नहीं थी। भड़ाड़! ओहो रघुपति, पकड़ो उसे। रघुपति और मार्शल के साथ ध्रुव भी ऊपर भागा। अरे कहाँ गायब हो गए? कहीं नजर नहीं आ रहा। दादाजी को देखिए, कहीं उसने नुकसान तो नहीं पहुँचाया? नहीं, तुम्हारे दादाजी एकदम सुरक्षित हैं। तो फिर वह कौन था और यहाँ पर क्या करने आया था? मुझ पर हम गमला फेंकने? या वह जिक्सा का कोई आदमी था जो मुझे चेतावनी देने यहाँ तक आया था? यह तो मुझे भी नहीं पता कि वह रहस्यमय इंसान कौन है। इससे पहले तो कभी उसको नहीं देखा नहीं। वह अंदर तक कैसे आ गया? फिर वह कहाँ गायब हो गया? तुम चिंता मत करो ध्रुव, उसका पता चल ही जाएगा। तुम उसका क्या नाम है, बेरा के पास जाने की बात कर रहे थे? तुम अपना काम निपटा कर आराम से आओ। नहीं ताई जी, फिलहाल मेरे जाने का इरादा बदल गया। न जाने क्यों मुझे थकान सी महसूस हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, इतने लंबे सफ़र से जो आ रहे हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तुम फ्रेश हो लो, थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। धन्यवाद ताई जी। अपने कमरे में पहुंचकर अकेले होते ही ध्रुव के दिमाग में विचारों की रेल तेज गति से दौड़ने लगी। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस रहस्यमय आकृति ने एकदम दिखाई पड़ने से कुछ गड़बड़ लग रही है। पर इस गमले से हमला करना कोई बेवकूफ़ी सोच सकता है। शायद वो मुझे हमला नहीं बल्कि मुझे बताने की कोशिश कर रहा था। पर क्या? उसने गमला उठाया, फेंका। गमला मेरे पैरों के पास आकर गिरा। आवाज़ हुई। ओहो मैं समझ गया, मैं नकाबपोश मेरी मदद कर रहा था। पर उसने मुझे जो बताया उसके लिए मुझे रात गहराने का इंतजार करना होगा। ध्रुव अपनी चाल के चलने के लिए तैयार था और मोहरे दूसरी तरफ बढ़ाए रहते। उस उसको कुछ शक हो गया जिक्सा, तभी उसने यहाँ से जाने का इरादा एकाएक बदल दिया। कहो तो आज रात उसको मौत की नींद सुला दूँ? नहीं, उसकी मौत से यहाँ पर पुलिस की भीड़ उमड़ पड़ेगी, क्योंकि वह वेरा उससे मिलने ज़रूर आएगी। अगर ध्रुव उसको ज़िंदा नहीं मिला तो कातिल की तलाश में इस इमारत का चप्पा चप्पा छान मारेगा। शायद यहाँ बेसमेंट तक भी पहुँच जाए। फिर हमारा $50 मिलियन का सपना एक सपना बनकर रह जाएगा। उसको मारो मत, सिर्फ हम तक पहुँचने से दूर रखो। ठीक है, मैं ऐसा इंतजाम करता हूँ कि आज रात वह जगह ही नहीं। ठीक है, तब तक मैं उस रहस्यमय नकाबपोश को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ पर घुसाया और चाहता क्या है। उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है मार्सेल। मुझे ध्रुव से ज़्यादा खतरनाक वह शख्स लग रहा है। रात घिराने लगी। सभी अपने बिस्तर पर गोद में घुसकर नींद में तोड़े सोने लगे। फिस एकदम गहरी नींद में सो रहा है। बेहोशी का यह स्प्रे इसको और गहरी नींद में पहुँचा देगा। अब रास्ता साफ है। उसकी नींद खुलेगी तब तक हम फिरौती के पैसे बटोरने के लिए यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन अक्सर जिसकी उम्मीद करो वह काम नहीं होता। प्राणायाम करके सांस रोकने का अभ्यास आज काम आ गया। बेहोशी का फैलाने कौन आया था यह तो मैं देख सकेगा, लेकिन 5 मिनट हो चुके हैं। अब तक दुश्मन निश्चित हो गया होगा। छानबीन करने का वक्त आ गया। गमला जब मेरे पैरों के पास गिरा था तो आवाज़ ऐसे हुई थी जैसे कि फर्श नीचे से खोखली हो, यानी इस बात के नीचे तहखाना बना हुआ है। वह नकाबपोश मुझे यही बताना चाहता था। तक अभी कैसे पता चलेगा नीचे जाने का रास्ता कहाँ से? अरे या तो वही नकाबपोश है, उस घड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी उस घड़ी के पीछे जाने का रास्ता है। ध्रुव के आगे बढ़ते ही नकाबपोश तेजी से एक तरफ हटकर परछाइयों में गुम हो गया। अरे कहाँ गया? कौन है? मेरा मददगार और जैकब की तरह ये मेरे सामने आने क्यों नहीं चाहता? खैर, सभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है। जैकब खूनी खानदान सीरीज में भी छुप रहा था ध्रुव से। खूनी खानदान कॉमिक्स में ध्रुव की तरफ निश्चित जिक्सा, मार्सेल और लूका अपने सपनों के सागर में गोता लगाए थे। $50 मिलियन का सोना मैंने प्रशांत महासागर में स्थित केलांसी नामक देश से मंगवाया है। वह एक द्वीप है और उसका तानाशाह
शासक मेरा पुराना दोस्त है। एक बार सोना वहाँ पहुँच जाए, इसके बाद किलांसी के मालिक हम होंगे और एक स्वतंत्र देश होने के कारण कोई हमें छू भी नहीं सकेगा। पर इस ध्रुव का क्या करें? वैसे तो हमें ना तो उससे मतलब है और ना ही उसकी ज़रूरत, फिर भी भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए जाने से पहले हम उसे और बूढ़े दोनों को ठिकाने लगा देंगे। ध्रुव को ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं है जिक्सा, क्योंकि ध्रुव को तुम्हारे ठिकाने का पता लग चुका है। ध्रुव तू तो बेहोश नहीं हुआ, पर यहाँ पता कैसे लग गया तूने? मैं अगर बेहोश हो जाता तो तुम लोगों को बेहोश कैसे करता ताई? और रही यहाँ तक पहुँचने की बात, तो भला हो उस नकाबपोश फरिश्ते का जिसने मुझे यहाँ आकर रास्ता बताकर तुम लोगों को दुनिया का बंधक बनाकर सोना ऐंठने की स्कीम यानी पानी फेरने के लिए यहाँ भेज दिया। मैं कह रहा था मार्शल, वह नकाबपोश ज़्यादा खतरनाक है, उसको ढूंढो, पर तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं कहा। घबराओ मत जिक्सा, ये एक है और हम तीन, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा और ना ही हमको पकड़ पाएगा। तड़ाक! अभी तुम लोगों को पकड़ने की सोच भी नहीं रहा लूका भैया। फिलहाल तो मेरा इरादा तुम लोगों की मशीनें तोड़ने का है, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि ये मशीनें ही तुम लोगों की गंदी स्कीम का सेंटर है। कड़ाक! इसे रोको लूका, रोको। ध्रुव को पकड़ना इतना आसान नहीं था। धड़ाधड़! मुश्किल नहीं था तो इतना आसान भी नहीं था। धम! लेकिन उस कंट्रोल सेंटर में कलाबाजी खाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। ध्रुव के दुश्मन तीन तरफ से वार कर रहे थे। तड़ाक! इस संकरी जंग में मुझे फुर्ती दिखाने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये तीनों मिलकर मुझ पर हावी हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं दुनिया को बचाने का इंतजाम करूंगा, इस कंट्रोल सेंटर को तोड़कर, चाहे उसमें जान ही क्यों न चली जाए। ध्रुव ने अपना सारा ध्यान कंट्रोल सेंटर को तोड़ने में लगा रहा था और यह बात उसको महंगी पड़ने जा रही थी। ओह, लूका और जिक्सा ने पावर कैप्सूल को खाने की वजह से जबरदस्त शक्ति है और मैं इनके शिकंजे से छूट नहीं पा रहा हूँ। इस वक्त अगर मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं इनको पीटूंगा, फिर कंट्रोल पैनल को तोड़ूंगा। कितना अच्छा हो अगर वेरा मुझे ढूंढते आ जाए, या फिर वह रहस्यमय नकाबपोश कहीं से प्रकट हो जाए। लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। मदद कहीं और से आई। इमारत के काफ़ी दूर बैठा काकातुआ ध्रुव को मिलने को बेताब था। टैंग पैंग काकातुआ, वह पारे, तूने फिर मेरी मदद की। काकातुआ के आगमन से ध्रुव को हमें मौका दे दिया था जिसकी उसे तलाश थी। तुम लोगों ने आज से 25 साल पहले मेरे पिता श्याम पर झूठा कलंक लगाकर उसे गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। आज मैं तुम लोगों की शक्लें इतनी बिगाड़ दूंगा कि चेहरा रहते हुए भी तुम लोग गुमनाम हो जाओगे, ताकि कोई तुम लोगों को पहचान ही नहीं पाएगा। यह तो पागलों की तरह लड़ रहा है। इसके दिल के बदले की भावना जाग उठी है। अब इसको रोक पाने का एक ही तरीका है, इस तोते को बंद बना। रुक जा ध्रुव, वरना तेरे उस प्यारे तोते की गर्दन में रोड़ दूंगा। ओह, जिक्सा ने काकातुआ को पकड़ लिया और अगर मैं कहीं रुका तो निश्चित रूप से गर्दन मोड़ देगा। नहीं, काकातुआ ने 2 बार मेरी मदद की, अब मेरी बारी है इसकी मदद करने की। लो जिक्सा, मैंने अपने हाथों को रोक लिया। अब मैं ऐसी खोपड़ी को टुकड़े में हवा में उड़ाता देखना चाहती हूँ। नहीं मार्शल, मज़ा नहीं आएगा, फर्श भी गंदा हो जाएगा। इसको तो अगरबत्ती की तरह सुलगा सुलगा कर मारने में मज़ा है। इसको टॉर्चर रूम में ले चलो, जहाँ हमने वेरा के बाप ल्यूबैक के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को लॉन में बिखेरा था। कुछ ही देर बाद ध्रुव को बलि चढ़ाए जाने वाले बकरे की तरह बांध दिया गया। तो शुरू से हमारा नुकसान पर नुकसान करता जा रहा है ध्रुव। इस बार तो तू बहुत बड़ा नुकसान कर डालता, पर तूने कंट्रोल पैनल को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जबकि असली चीज़ तो स्क्रैम्बलर है, वह जहाँ पर फिट है वहाँ तक पहुँचने की तो तुम सोच भी नहीं सकते। इतना सब कुछ तुम इस मार्शल और लूका की बदौलत ही कर पाए हो जिक्सा, लेकिन ये तुम्हारी चमचागिरी क्यों करते हैं? आखिर तुम हो कौन? यह या तो मेरे कुछ खास लोग जानते हैं या फिर भगवान। अभी हाइड्रोक्लोरिक प्रेशर से दबने वाले पेंचिंग किलर का दरवाज़ा बंद होगा और कीड़ें तेरे शरीर में धीरे धसेंगी। खून के फुब्बारे एक साथ फूटेंगे और तेरे मुंह से कई सारी चीखें एक एक करके निकलेंगी। और इसके बाद तू खुद ही भगवान के पास पहुंच जाएगा और उससे पूछना कि कौन है जिक्सा। हाइड्रोक्लोरिक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा और दरवाज़ा बंद होने लगा। कीड़ें ध्रुव के शरीर को भेदने के लिए बेताब उठी। दरवाज़ा कहीं अटक रहा है जिक्सा? अटक नहीं रहा, भतीजे का वजन जरा कड़ा है। कीलें इसके शरीर के अंदर घुसने में थोड़ा समय तो लेंगी ही ना।
और फिर दरवाज़ा बंद होते ही बंद हुआ और साथ ही गूंज उठी ध्रुव की चीख, भड़ाक या। हाँ, देखा कितनी मीठी चीख थी, मज़ा आ गया। अब जरा दरवाज़ा खोलकर इसकी छलनी लाश को देख। अरे ठक 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 ठक, ऊपर से आवाज़ आ रही है। फर्श पर कोई चल रहा है, कौन हो सकता है वह? ज़रूर वह नकाबपोश होगा। चलो जल्दी कंट्रोल रूम चलो, कहीं वह हमारे पीछे से कुछ तोड़ फोड़ न कर डाले। तीनों ध्रुव की लाश का नज़ारा देखने भूलकर कंट्रोल रूम में पहुँचे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। मार्शल तुम ऊपर जाकर देखो, अगर कोई हो तो स्थिति को संभाल लेना। लेकिन इससे पहले कि मार्शल ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाती, अरे पंचिंग किलर का दरवाज़ा अपने आप उड़ता हुआ कैसे आ रहा है? अपने आप नहीं ताई जी, इसको मैं लेकर आ रहा हूँ। ध्रुव, तुम्हारा कंट्रोल पैनल एक ही बार में नष्ट करने के लिए। ओह नो, चढ़ कर दरवाजे की कीलें कंट्रोल पैनल में अलग अलग स्थानों पर धंसती हुई पूरा पैनल शॉर्ट सर्किट से चमक उठा। तू बच कैसे गया? मैं तेरी चीख सुनी थी। यह कमाल उस एसिड कैप्सूल का है जो जिक्सा, जिसको मैंने बांधने से पहले अपनी बेल्ट से अपने मुंह में रख लिया था। तुमको ताई जी की बात पर ध्यान से सुननी चाहिए थी जिक्सा, और उन्होंने कहा था कि दरवाज़ा अटक रहा है। उस वक्त दरवाजे की एक कील को मैंने अपने बेल्ट में लगे स्टार से अटका, सारे दरवाजे से रोका हुआ था, और तब तक दरवाज़ा अटका हुआ था तब तक मैंने अपने दांतों से कैप्सूल को दबाकर एसिड की धार से तुम्हारी पंचिंग किलर की पीछे की दीवार को काट डाला था। हिस 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 हिस। और उसके बाद मेरी चीख की आवाज़ तुमने सुनी थी। वह चीख सिर्फ इसलिए थी ताकि उसके शोर में तुम पीछे की दीवार टूटने की आवाज़ न सुन सको। और आज़ाद होने के बाद मैंने एसिड कैप्सूलों का प्रयोग किया और अपने हाथ पैरों को आज़ाद कर लिया। तू सिर्फ पंचिंग किलर से ही आज़ाद हुआ नहीं हुआ लड़के, बल्कि तूने अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। मेरी सारी स्कीम का सत्यानाश कर दिया तूने, अब तू नहीं बचेगा। ठक। जिक्सा की धमकी पूरी होने तक ध्रुव की शक्तिशाली हाथों ने ध्रुव दरवाजे से कीलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। अब बचोगे तुम लोग नहीं, अब बचोगे तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम लोग ना सिर्फ कमीने, विश्वासघाती और खूनी हो, बल्कि तुम लोग पूरी दुनिया के गुनहगार हो, और गुनहगारों को ध्रुव कभी नहीं छोड़ता। इधर ध्रुव अपने दम पर तीनों षड्यंत्रकारियों का अकेला मुकाबला कर रहा था। ठक। और उधर दुनिया वाले चैन की सांस ले रहे थे। जिक्सा का कंप्यूटर कमांड हट गया है सर, अब हम फिर से अपने कमांड कंप्यूटर में भर सकते हैं। थैंक गॉड, यानी ये पृथ्वी को उस पागल से कोई खतरा नहीं रहा। पर इस खतरे को टाला किसने? दुनिया पर आए इस खतरे को टालने वाला अपने ऊपर आए खतरे को टालने की कोशिश कर रहा था। धड़ाक। तू लड़ता भी बहुत अच्छा है और तुझमें दिमाग भी बहुत है ध्रुव, लेकिन तुझमें कमी है, तू जानलेवा हमला नहीं करता, और हम अपने दुश्मन पर जानलेवा वार से कम कभी करते नहीं। तू जरा दूर हट लूका तो मैं इसके बदन में छेद कर पाऊँ। लेकिन मार्शल के निशाना लगा पाने से पहले ही वह खुद निशाना बन गई। कौन था? ठक। मैं इंस्पेक्टर वेरा, और मेरी रिवॉल्वर में भी 5 गोलियां और बची हैं। तुम लोग सिर्फ तीनों, हिलना मत। ओह, तो फर्श पर चलने की आवाज़ तेरे जूतों की थी। जिक्सा ने परिस्थिति को पूरी तरह से भांप लिया था। तड़ाक। लूका, मार्शल, बाहर जाने वाले दूसरे दरवाजे की तरफ भागो। लूका और मार्शल भी समझ गए कि यहाँ लुक्का लड़ाई को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आहा, तड़ाक। इससे पहले कि ध्रुव संभल कर लूका, मार्शल या जिक्सा को रोक पाता, वे तीनों एक दरवाजे में घुस चुके थे। दरवाज़ा बंद कर दो। ध्रुव के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो चुका था। आहा, बड़ा बड़ा मजबूत दरवाज़ा है। धड़ाक। दरवाज़ा तोड़ने में समय बर्बाद करो ध्रुव, वे जरूर इसी रास्ते से ऊपर गए होंगे। हम दूसरे रास्ते से ऊपर जाकर उनको पकड़ सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो, आओ। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैंने इस इलाके में बहुत पूछताछ की, पहले तो कुछ पता नहीं चला, फिर मुझे हेलीकॉप्टर का ध्यान आया। हेलीकॉप्टर के बारे में छानबीन की तो एक आदमी ने बताया कि उसने एक हेलीकॉप्टर को इसी स्टेट में अंदर उतरते देखा था। मैं भागी वहाँ पर गई तुमको सावधान करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो सन्नाटा पड़ा हुआ था, और थोड़ी देर तक तो मैंने इधर उधर तलाश की, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस जाने वाली थी कि तभी एक नकाबपोश न जाने
कहाँ से आया? इससे पहले कि मैं उस पर हमला करती उसने मुझे शांत रहने का इशारा किया और करके इस घड़ी के पीछे से नीचे जाने का रास्ता दिखा दिया। फिर जब मैं सीधे यहाँ पहुँची तो उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। हाँ, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि इतनी बड़ी एस्टेट में वे तीनों कहाँ पर बाहर निकले हैं? कहीं वे उसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भागना निकले? हेलीकॉप्टर से वे भाग नहीं सकते क्योंकि वहाँ से आने पहले मैंने उस हेलीकॉप्टर को ढूंढकर उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को वहाँ पर तैनात कर दिया था। यह तुमने अकलमंदी का काम किया, कम से कम जिक्सा के भागने का एक रास्ता तो बंद कर दिया। अब उसको काफ़ी देर तक इसी स्टेट में। अरे आवाज़ कैसी थी? ऐसा लगा जैसे कुछ टूटा हो, साथ में कोई धड़ाम से गिरा हो। आवाज़ इधर से आई है, धमम कड़ाक। ध्रुव और वेरा भागकर आवाज़ की दिशा में पीछे करते हुए घटनास्थल तक पहुंचे, जहाँ एक आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। जिक्सा, यार जिक्सा है। टूटने की आवाज़ गमले की होगी और गिरने की आवाज़ जिक्सा की। दरवाज़ा खुला हुआ है और फर्श पर कई पैरों के बाहर जाने के निशान हैं। जरूर ये काम मार्सेल और लूसा का है। वे समझ गए होंगे कि पुलिस का अब जिक्सा का पीछा नहीं छोड़ेगी और जिक्सा के कारण वे लोग खतरे में फंस जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने डबल क्रॉस किया है। जिक्सा के सिर पर गमला मारकर बेहोश कर दिया ताकि जिक्सा गिरफ्तार हो जाए और वे लोग आराम से कहीं छुप सकें। हो सकता है तुम्हारी थोड़ी सही हो मेरा, लेकिन पहले ये देखा जाए कि जिक्सा आखिर है कौन। ध्रुव के हाथ जिक्सा के मास्क को सरकाने लगे और सच्चाई ध्रुव के दिल पर हथौड़ा बनकर गिरी। यह तो मेरे ताऊ है मेरा, रघुपति, यही जिक्सा है। ओहो ओहो, यह तो हम लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था। मार्शल और लूका इसलिए इसके प्रति सहानुभूति रखते क्योंकि एक इसकी बीवी थी और दूसरा इसका बेटा। तुम्हारे पिता श्याम है रघुवंशी को भी इसने ही इसलिए रास्ते से हटा दिया क्योंकि वे और उसके मेरे पिता ल्यूबैक सच्चाई के काफ़ी करीब पहुंच गए होंगे। जो कुछ हम देख रहे हैं उस पर भी तुम्हारी एक एक बात खरी उतरती है वैरा, लेकिन इसमें मैं नकाबपोश कहाँ फिट होता है मालूम नहीं, लेकिन एक बार पुलिस आकर पूरी इमारत की तलाशी लेगी तो मैं नकाबपोश भी मिल जाएगा और उसकी असलियत का भी पता चल जाएगा। मैं पुलिस को मैसेज भेजकर बुला लेती हूँ। लगभग 15 मिनट बाद अंदर ही पूरी पुलिस स्टेट पुलिस वालों से भर गई। जिक्सा और रघुपति को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में गिरफ्तार कर लिया। हमने पूरी बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारा जरूर, लेकिन ना तो किसी नकाबपोश का पता मिला, ना ही मार्शल और लूका। खैर वे बचकर जाएंगे का। जिक्सा को पकड़ लिया गया है तो वो भी पकड़े गए होंगे। एक बार जिक्सा होश में आ जाए तो उससे सब उगलवा देंगे। सुनो मेरा, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए और मुझे जल्द से जल्द पेरिस पहुंचना है। अब तुम क्यों और किस लिए सवाल मत पूछना क्योंकि अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ओके ध्रुव, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम जो भी करोगे उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होगा। वैसे अगर तुमको किसी और मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं खुद अपनी मदद का इंतज़ाम कर लूँगा। तब तक कोई खबर ना भेजूँ तो तुम दादाजी के पास रहना। इधर ध्रुव पेरिस जाने की तैयारी कर रहे थे और उधर को सुबह का सूरज पेरिस को अपनी सुनहरी रोशनी में लहरा था। जल्दी करो, हमारे यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। जल्दी कैसे करूँ? स्कैम्बर तो मिल ही रहा, यहीं पर तो फिट किया था ना। तुम लोग कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे? ध्रुव, तू तो यहाँ तक कैसे आ गया? तुम लोगों को बाय बाय कहना तो भूल ही गया था। और तुम लोगों को जेल का टिकट कटाए बिना कटाए थे, जेल के 3 बार टिकट कटाए थे, वे भी देने थे। मैं तो काफ़ी देर तक तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि स्कैम्बर मिलने के बाद पक्का हो गया तुम लोग यहीं पर आओगे। वैसे ही मुख्य अपराधी जिक्सा को पकड़ना बाकी था ना। धड़ाक। पर तू यहाँ तक कैसे आ गया? तुझे कैसे पता चला कि रघुपति जिक्सा नहीं है? यहाँ तक आने में तुमने ही मेरी मदद की जिक्सा। बेसमेंट की लड़ाई के दौरान तुमने स्कैम्बर का जिक्र करके यह बताया कि यह गुप्त जगह पर लगा हुआ है। उसके बाद मैंने और अपनी तुम्हारी मुलाकात के बारे में सोचा कि तुम्हें एफिल टावर का ध्यान आ गया। मैंने सोचा कि स्कैम्बर जैसे यंत्र को किसी बहुत ऊंची जगह पर ही फिट किया गया होगा ताकि उसकी किरणें दूर तक फैलें। बस ये दोनों बात ध्यान आती मैं एफिल टावर को चेक करने का चांस लिया और किस्मत की बात थी कि तुम लोग यहीं पर मिल गए। और रही बात समझने की कि मेरे ताऊ रघुपति जिक्सा नहीं थे बल्कि बनाए गए थे, तो तब मैं बेसमेंट में लड़ रहा था मैंने 1-2 घूंसे तुम्हारे सिर पर ही मारे थे।
तो उस समय मुझे तुम्हारे सिर पर बाल होने का आभास हो गया था, और ताऊ जी के सिर पर बाल तो क्या, बाल का एक रोया तक नहीं है। बस इतना समझने को काफ़ी था कि ताऊ जी जिक्सा बनाकर फंसाया जा रहा है। जब तू समझ गया है तो यह भी समझ गया होगा कि बगैर स्कैम्बकर के हम यहाँ जाने वाले नहीं, चाहे इसके लिए हमको तेरी लाश तो ना गिरानी पड़े। ओहो ताई जी, तुम तो बात बात में बंदूक पिस्तौल निकाल लेती हो। बस जिक्सा एक बार अपनी शक्ल दिखा दे तो मैं स्कैम्बकर की मुंह दिखाई मैं दे दूंगा। ज़्यादा होशियारी नहीं भतीजे, हमको बातों में चुपचाप स्कैम्बकर हमारे हवाले कर दो, वरना आप लोग मेरे कहने से तो कुछ करेंगे नहीं। तो मैं उनसे कहता हूँ जो मेरी बात मानते भी हैं और मेरी भाषा भी समझते हैं। ची 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 चू 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 ची 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 चिया चिया, ध्रुव के मुंह से निकली उस आवाज़ के जवाब में सुबह के आसमान में तैर रही बेशुमार चिड़ियाँ एफिल टावर के ऊपर उतर आईं, और चिड़ियों के लगातार हमले से मार्सेल और जिक्सा के कसबल ढीले हो गए। अब बोल जिक्सा, खुद नकाब उठाएगा, चिड़िया को उठवा दूँ? उठाता हूँ मेरे बाप, पहले चिड़ियों को तो रोको। ध्रुव ने सीटी बजाकर चिड़ियों को तो रोक दिया, और जिक्सा को अपने नकाब उठाने में एक पल की भी देर नहीं की। ओहो, चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है तुम्हारा, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारे चेहरे का कटपीट कैसे हो गया? मेरा असली नाम सॉटर है, और मैं मार्सेल का भाई हूँ, लूका का मामा। बचपन में एक जगह से चोरी करके भागते समय मैं अपने मुंह खिड़की से कांच पड़ा तोड़कर बाहर कूद पड़ा था, और उसी से मेरा चेहरा जगह जगह से कट गया। बेशुमार टाँगे लगवाने पड़े, लेकिन फिर मेरे चेहरे पर कटने की जगह लाइन बची रह गई। तभी से मेरे आदमियों ने मेरे जिक्सा पतल की तरह तर्ज पर जिक्सा कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब मेरा अपराध क्षेत्र फैलने लगा तब मुझे एक सुरक्षित स्थान की ज़रूरत महसूस हुई। मेरी तलाश रघुपति के एस्टेट पर जाकर रुकी, क्योंकि एक तो वह स्टेट काफ़ी बड़ी और शांत जगह पर थी, और दूसरा रघुपति के ख़ानदान के पूरे इलाके में काफ़ी इज्जत थी। रघुपति को फंसाने के लिए मैंने अपनी बहन मार्सेल का सहारा लिया। मार्सेल ने रघुपति को अपने रूप जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। फिर मैंने तब तक इंतजार किया जब तक उसका एक बेटा नहीं हो गया। उसका नाम लूका रखा गया। तब लूका 6-7 साल का हुआ तब मैंने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। रघुपति का बेटा छोटा भाई रघुवंशी बाहर रहकर पड़ता था, इसलिए रघुपति और उसके बाप को अंधेरे में रखकर मैंने अपना हेडक्वार्टर अपने स्टेट में बढ़ा लिया। गड़बड़ तब शुरू हुई जब अपनी पढ़ाई पूरी करके रघुवंशी वापस आया। थोड़ा शक उसे हुआ और बाकी कसर उसके दोस्त इंस्पेक्टर ल्यूबैक की छानबीन ने पूरी कर दी, लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुंच पाते ल्यूबैक को मैंने मरवा डाला और उसकी हत्या का इल्ज़ाम रघुवंशी पर लगा दिया। मार्सेल ने रघुवंशी को यह कहकर भगा दिया कि अब वह पकड़ा गया है तो उसे फांसी हो जाएगी। रघुवंशी डरकर भाग गया, और आगे कहानी तो तुम जानते हो। हुश हुश। हाँ, और अब आगे कहानी मैं तुमको बताता हूँ। तुम तीनों को मैं पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ, और अब से मरने तक तुम तीनों अपनी उम्र जेल में काटोगे अगर तुम लोगों को फांसी नहीं हुई तो। और फिर बाद में लॉन स्टेट में। तुमने तो कमाल कर दिया ध्रुव, वरना मैं तो कहता रहता मैं जिक्सा नहीं हूँ, और कोई यकीन ही नहीं करता। मेरे रहते ऐसा हो ही नहीं सकता था ताऊ जी। सारी गुत्थियाँ सुलझ गई, बस एक गुत्थी बाकी रह गई थी। वह नकाबपोश कौन था उसका ही पता चल जाएगा बहरा। पहले दादाजी को देख कर आते हैं, आओ। लेकिन एक बात तो बताइए ताऊ जी, आप जब पहले से ही जिक्सा की सच्चाई जानते थे तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जिक्सा ने पिताजी को मारने की धमकी देकर मुझे आतंकित कर रखा था। मैं ज़ुबान खोलने का साहस ही नहीं कर पाया। जल्दी ही दोनों दादाजी के पास खड़े थे। उठिए दादाजी, अब ना तो आपको पक्षाघात का रोगी बन रहने की एक्टिंग करनी है और ना ही नकाबपोश बनने की, क्योंकि जिक्सा नाम का खतरा ख़त्म हो चुका है। कमाल है मेरे बच्चे, तू कैसे समझ गया कि मैं ही नकाबपोश था और पक्षाघात का रोगी होने की एक्टिंग कर रहा था? यह बात तो रघुपति के अलावा और कोई नहीं जानता था। मैं भी आपका ही पोता हूँ दादाजी। एक तो नकाबपोश मेरा दोस्त था, और दूसरा पुलिस तक को पूरी इमारत का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी नहीं मिला। यह दोनों बातें सिर्फ आप पर ही फिट होती थी। यह सोचकर मेरा सीना चौड़ा हो जा रहा है कि मेरा वारिस इतना बुद्धिमान और इतना जांबाज इंसान है। हम तो तुझे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तूने ही हमें ढूंढ निकाला, और अब तू आ गया तो इस स्टेट को देखभाल कर और हमको रिटायरमेंट दे दे। नहीं दादाजी, मेरा यहाँ पर रह पाना संभव नहीं है। इंसान की ज़िंदगी तो भगवान देता है,
लेकिन इसका पालन पोषण तो पृथ्वी करती है। आप मेरे लिए भगवान के स्थान पर ज़रूर हैं, लेकिन मेरी पृथ्वी राजनगर है। मेरा स्थान उन लोगों के पास है जिन्होंने मुझे अपनाया, तब अपनाया जब मेरा कोई नहीं था। वैसे मैं आप लोगों से मिलने जल्दी जल्दी आते ही रहूँगा, और आप लोग जब भी दिल चाहें मेरे पास आ सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे राजनगर जल्दी राजनगर वापस पहुंचना है। न जाने मेरे पीछे से अपराधियों ने उसका क्या हाल कर दिया होगा। ठीक है ध्रुव, अगर किस्मत ने मिलाया तो फिर मिलेंगे। बाय भैरव, और तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। भारत की तरफ वापस लौटते हुए ध्रुव इस बात से खुश भी था और उसका अपना अतीत ढूंढकर अपने पिता पर लगे कलंक को धो डाला था, और इस बात से उदास भी था कि उसको अपने परिवार से दूर जाने को मजबूर होना पड़ रहा था। समाप्त। दोस्तों, ये थी शानदार कॉमिक्स जिक्सा, और इसी के साथ खूनी खानदान सीरीज ख़त्म हुई और ध्रुव पहुंचा अपने परिवार तक, अपने पिता की फैमिली तक, जहां उसे उसके ताऊजी मिले और उसके दादाजी मिले, और उसकी ताई और उसका भाई, उसका बेटा लूका और उसका मामा जिक्सा सब पकड़े गए। अब ध्रुव वापस राजनगर लौटेगा और राजनगर में फिर से निपटेगा अपराधियों से। तो चलिए मिलेंगे ध्रुव की आगामी कॉमिक्स में। ये सीरीज़ खूनी खानदान आपको कैसी लगी आप बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।